झाओ अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और विनती करता है कि ड्रैगन की जान छोड़ दी जाए। इसके बदले में वो अपनी जान देने को तैयार है। सुई कहता है, देखो मैं तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर यहाँ कोई बिजनेस डील नहीं चल रही है। नियम होते हैं, जिसने गलती की उसी को सजा मिलेगी। तभी सुई बच्चे की आंखें बंद करवा कर और अपने आदमियों को मामला खत्म करने का आदेश देता है। एक चालक तेजी से ड्रैगन किंग की गर्दन की ओर चाकू बढ़ाता है, पर वहाँ हमारा हीरो सफेद कोट में पहुँच जाता है और हमलावर को जबरदस्त वार करके गिरा देता है। ड्रैगन किंग ये देखकर हैरान रह जाता है। हीरो अपना सफेद कोट उतारता है। ड्रैगन किंग घबराकर हीरो से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी सुई सबको शांत रहने का आदेश देता है। फिर एक मुस्कान के साथ कहता है, वाह दुनिया कितनी छोटी है, आज तुम भी यहाँ हो। क्या तुम वही डॉक्टर हो? हीरो पूछता है, तुम्हें जो कियान सुई कहा जाता है? वो आदमी हैरान होता है कि हमारे हीरो को उसका नाम पहले से ठीक से पता है और पूछता है, क्या तुम डायरेक्टर बाई को यहाँ बचाने आए हो? हीरो जवाब देता है, हाँ। सुई कहता है, वे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जदार है, उन्होंने शियाओं के मामले में तुम्हारी मदद की थी ना? हीरो हैरान होता है कि ये सब कैसे पता चला। आदमी मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझे इतना भी छोटा सा ज्ञान नहीं होता तो मैं आज इस स्थिति तक कभी नहीं पहुँच पाता। ड्रैगन किंग ने शियाओं के पास वो गोल्डन सील देखा था और बाद में उसका साथी ईगल को भी मार दिया गया। इसके बाद शियाओं पर असैसिनेशन का हमला हुआ, जिसने बहुत से लोगों के साथ शियाओं को भी खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई संयोग था? जियांग चंग के नेता ने ड्रैगन किंग को बनाया था और अब अगर वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से मैं ड्रैगन किंग का टाइटल भी छीन लेता हूँ। हीरो चिल्लाता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ड्रैगन किंग की सुरक्षा करूंगा, और घोषणा करता है कि ड्रैगन किंग का उस रैट के हमले से कोई लेना देना नहीं है, और अगर फिर भी आज वे लोग आगे बढ़े तो उन्हें हमारे हीरो का सामना पहले करना पड़ेगा। तभी सुई के पीछे से एक बॉडीगार्ड गुस्से में आगे बढ़ता है, पर हीरो उसे एक जोरदार वार से दूर फेंक देता है। फिर एक लड़का तेज लात मारता है। हीरो हवा में उड़ता हुआ पीछे हटता है और कहता है, देख तो जरा, तुम्हारा चमचा तुम्हारे आदेश के बिना आगे बढ़ रहा है। क्या यही तुम्हारी स्टाइल है परिस्थिति संभालने की? एक और आदमी आगे बढ़ता है और गुस्से में चीखते हुए पूछता है, तुम कौन होते हो जो हमारे मास्टर से ज़बान लड़ाते हो? हीरो हमला टालता है। फिर एक और लात लगती है। हीरो उसे अपने हाथ से रोक लेता है, मुस्कुराता है और कहता है, लगता है काम नहीं चलेगा। बॉडीगार्ड का एक और हमला भी हीरो टाल देता है और सीधे बीच में एक किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी सुई आगे बढ़कर उसे रोकता है और कहता है, ठीक है डॉक्टर, बस तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ 3 दिन के अंदर असली कसूरवार सामने होना चाहिए। तब तक का मुहूर्त देता हूँ, नहीं होगा तो तुम्हें और ड्रैगन किंग को अपनी जान देकर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वे लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। फिर गाड़ी के अंदर सुई कहता है, ठीक है अब गाड़ी रोको, तुम्हें और रोकने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में वो बॉडीगार्ड खून उगलते हुए दिखाया जाता है। वो परेशान होकर कहता है, सेट मास्टर मुझे माफ कर दो। सुई कहता है, कोई बात नहीं, लगता है इस सिटी का एक नया समय शुरू होने वाला है। उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कुछ पता चला? बॉडीगार्ड कहता है, उसका माँ क्वान फैमिली से है, पर उसके पिता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। सुई कहता है, तो फिर इसकी जांच करो और छूची से इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहो, और हाँ, वुशिन ग्रुप और पूरा असैसिनेशन प्लान के बारे में जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, और 3 दिन में इस डॉक्टर को भी लाइन में लाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से ड्रैगन किंग के महल में। हीरो बुरा आदमी को उठाता है। ड्रैगन किंग परेशान होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाने के लिए। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे या मेरे साथ साथ अब तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे? हीरो कहता है, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। ड्रैगन किंग घबराते हुए कहता है, हमारे पास बस 3 दिन है, ये लोग 3 दिन के अंदर अपना चाल चल देंगे। हीरो कहता है, इनको बस वो कसूरवार चाहिए जिसने शाओं को खत्म किया है। हम अगर उसे ढूंढ लें तो फिर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। झाओ मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ड्रैगन किंग खुलासा करता है कि शाओ सुई असल में जियान सुई का गोद लिया बेटा था और उसका भाई भी गोद लिया ही है, लेकिन वो उनको अपने बच्चे ही मानता था। अगर हत्यारे लोग उसके बच्चे पर हमला कर सकते हैं तो हो सकता है अगली बारी इस आदमी की ही हो। ड्रैगन किंग गंभीर होते हुए कहता है, देखो मार्शल आर्ट की दुनिया खून के लाल रंग से रंगी है। अगर तुम इस मिशन को लेते हो तो तुम्हारे भी हाथ गंदे हो सकते हैं। क्या इसके लिए तुम सच में तैयार हो? हीरो हाँ हमें जवाब देता है और कहता है, हमें अपनी जांच उस होटल से करनी होगी जहाँ शाओ सुई उस रात था। क्या उसका नाम पता है? ड्रैगन किंग सोचते हुए होटल का नाम बताता है, गुआंगमिंग होटल, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई सुराग मिलेगा
क्योंकि ये आदमी सुई बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे डर है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता है और अब जब हमें मिशन दिया गया है तो वो कोशिश करेगा कि सारी जानकारी जब्त कर ले, रोक ले, जिससे हम उसे ढूंढ न सके और वो हम दोनों का एक साथ शिकार कर सके। हीरो ड्रैगन किंग की बात सुनकर हैरान होता है और पूछता है, ऐसा कोई पिता क्यों करेगा? ड्रैगन किंग एक स्माइल के साथ कहता है, यही तो मजा है। अब जब सब खत्म हो गया है और मैंने उसके बच्चे पर हाथ उठाने की कोशिश की है तो वो हमारे साथ अभी खेलेगा। उसके बाद पहले हमें खत्म करेगा और फिर उस ग्रुप को दुनिया से मिटा देगा। हीरो कहता है, ठीक है, पर हमें पहले कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। चलो एक बार उस होटल की जगह पर चलते हैं, वहाँ से हमें कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। और फिर वे तीनों निकल पड़ते हैं। तीनों उस होटल में पहुँचते हैं जहाँ एंटागोनिस्ट था। जैसे ही वो अंदर आते हैं, डॉक्टर याओ नोटिस करता है कि सब कुछ एकदम साफ है, जैसे यहाँ कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। ये देखकर बॉडीगार्ड कहता है कि उसने पहले ही कैमरे चेक कर लिए हैं और लगता है कि किसी ने सबूत मिटा दिए हैं। अब हीरो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो सोचता है कि उसे स्पेल का इस्तेमाल करना होगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। वो आंखें बंद करता है और हाथों से कुछ जादुई निशान बनाना शुरू करता है। जैसे ही उसकी उंगलियां आपस में जुड़ती हैं, नीली ऊर्जा उसके हाथों से निकलने लगती है और धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। थोड़ी ही देर में दीवार पर एक सांप का निशान दिखाई देता है। ड्रैगन किंग उस निशान को देखकर हैरान रह जाता है, जैसे उसने ये कहीं पहले देखा हो। याओ पूछता है, ये क्या है? बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में जवाब देता है, यही वही निशान है जैसा उस आदमी के पास था जिसने मुझे जहर दिया था। वो बताता है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ये सांप का निशान सोर्सरर गॉड कल्ट का टोटम है। हीरो चौंक कर पूछता है, ये सोर्सरर गॉड कल्ट आखिर है क्या? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलता है, ये एक रहस्यमयी संगठन है, किसी को नहीं पता इनका असली ठिकाना कहाँ है। फिर वो याद करते हुए कहता है, कई साल पहले मैंने सड़क किनारे एक बुरी तरह घायल आदमी को बचाया था। वो मेरे साथ पूरे 2 साल रहा और बाद में पता चला कि वो इसी कल्ट का सदस्य था। बूढ़ा आदमी गुस्से और दर्द से कहता है, जब मुझे सच्चाई पता चली तो उसी ने मुझे जहर दे दिया ताकि मैं किसी को कुछ बता न सकूं। वो आगे कहता है कि उसने सालों तक उस आदमी और कल्ट को ढूंढा लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। हीरो सोच में पड़कर कहता है, अजीब है, इतनी एडवांस दुनिया में भी अगर कुछ नहीं मिला तो वाकई ये कल्ट बहुत ही रहस्यमय होगा। बूढ़ा आदमी बताता है, इनके मेंबर्स ऐसे जादुई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने निशान छुपा लेते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। याओ हैरानी से पूछता है, ऐसे जादुई तरीके? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, ये इतने ताकतवर है कि चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय बन सकते हैं। वो दीवार पर बने सांप के निशान की ओर इशारा करते हुए कहता है, जहाँ भी जाते हैं ये यही निशान छोड़ जाते हैं अपनी पहचान के तौर पर। हीरो कहती है, अब जब हमें पता चल गया कि इसके पीछे सोर्सरर गॉड कल्ट है तो शकी लोगों की लिस्ट बहुत छोटी हो गई। लेकिन ड्रैगन किंग कहता है, फिर भी सिर्फ 3 दिन में असली अपराधी को ढूंढना आसान नहीं होगा। हीरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। वो अपनी नई योजना बताता है और अपनी शक्ति से अपराधी को ट्रैक करने की कोशिश करता है। नीली ऊर्जा खिड़की से बाहर उड़ जाती है और वो अपने साथियों से कहता है, चलो इसका पीछा करो। तीनों सड़क पर दौड़ते हुए उस नीली रोशनी के निशान का पीछा करने लगते हैं। वो निशान उन्हें एक अंधेरी गली तक ले जाता है। यीचू कहता है, हेड आउट शायद यही कहीं होगा। बिना वक्त गवाए बूढ़ा ड्रैगन पूरी ताकत से दरवाजा लात मारकर खोल देता है। अंदर आते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होती है। याओ को दीवार पर वही सांप का निशान दिखता है। इसका मतलब यही सही जगह है। ड्रैगन किंग और उसका बॉडीगार्ड दोनों हैरान होते हैं, ये तो जांगो में कल्ट का मुख्यालय है। अचानक पीछे के दरवाजे से आवाज आती है। बॉडीगार्ड चिल्लाता है, कौन है वहाँ? एक आवाज आती है, डिलीवरी वाला हूँ बस। बॉडीगार्ड को कुछ अजीब लगता है। डिलीवरी वाला कहता है, पैकेज डोंगचन के नाम पर है, बस हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ थी। आदमी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, मैं डोंगचन का कजिन हूँ, पैकेज मैं ही ले लेता हूँ। डिलीवरी वाला जवाब देता है, मैं डोंगचन को जानता हूँ इसलिए खुद देने आया हूँ। बॉडीगार्ड कहता है, और कुछ चाहिए? डिलीवरी वाला मुस्कुराता है, हाँ, मुझे तो हमेशा टिप मिलती है। बॉडीगार्ड हंसकर कहता है, अंदर आ जाओ, वही बात करते हैं। 15 मिनट बाद वो लोग डिलीवरी वाले से जानकारी निकाल रहे होते हैं। वो अपने फोन पर डोंगचेन की फोटो दिखाता है और अपने आदमियों को भेज देता है उसे ढूंढने के लिए। या उसकी स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी थोड़ा चिंतित दिखता है। यीचू कहता है, डोंगचेन को ढूंढ लेना मतलब ये नहीं कि वही कातिल है। याओ सिर हिलाकर कहता है, पक्का करने के लिए मैं फिर से अपनी ट्रैकिंग पावर इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है उसे खांसी आती है
और मुंह से लाल तरल निकलने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। दोनों साथी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। चिंतित होकर उसे ड्रैगन किंग के महल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। कुछ देर बाद याओ धीरे धीरे होश में आता है, थोड़ा उलझा हुआ महसूस करता है। ड्रैगन किंग पास आकर मुस्कुराता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बस थक गए थे, थोड़ा आराम चाहिए। हीरो फिर भी चिंतित होकर कहता है, नहीं, मुझे जल्द से जल्द डोंगचेन को ढूंढना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी बॉडीगार्ड कमरे में घुसता है और बोलता है, सर, हमें टारगेट मिल गया। हीरो और ड्रैगन किंग दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत खुश उठते हैं। वो सब मिलकर गूढ़े टेम्पल पहुंचते हैं, पहाड़ों में बना एक प्राचीन और पवित्र मंदिर। बॉडीगार्ड अपने लोगों को आदेश देता है, सभी निकास बंद कर दो, कोई भाग नहीं पाए। तीनों मंदिर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। बॉडीगार्ड चारों ओर देखता है और कहता है, मंदिर तो खाली लग रहा है। ड्रैगन किंग जवाब देता है, ये जगह मशहूर है, शायद डोंगचेन अंदर छिपा हुआ हो। अचानक मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं और अंदर से निकलते हैं डोंगचेन और उसके साथ वही नकली डिलीवरी वाला। बॉडीगार्ड तुरंत पहचान जाता है, ये वही है जिसने हमें धोखा दिया था। नकली डिलीवरी वाला मुस्कुराया और बोला, फिर मिलते हैं। गार्ड ने पूछा, डिलीवरी वाला भी सांप संप्रदाय से है क्या? नकली डिलीवरी वाला हंसा और बोला, शक की बात है कि बॉडीगार्ड को अभी एहसास हुआ। याओ को तब समझ आया कि उन्हें जाल में फंसाया गया है। खलनायक ने कहा, अभी देर नहीं हुई, अब मैं ड्रैगन किंग से अपनी बदला ले सकता हूँ। वो आदमी बांस के पत्ते पर फूंक मारता है। ड्रैगन किंग को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वो घुटने के बल झुक गया। उसके साथी उसे सहारा दे रहे थे और पूछने लगे, क्या ये डोंगचेन ने किया? बुजुर्ग आदमी अत्यधिक पीड़ा सहते हुए बैठा रहा। याओ ने समझाया, वो पत्ता जहर को पुराने आदमी के शरीर में नियंत्रित कर रहा है। डोंगचेन ने कहा, ड्रैगन किंग ज्यादा दिन तक रहा, अब उसका समय आ गया है। मगर हीरो जल्दी बुजुर्ग की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी ऊर्जा इकट्ठा की और एक खास तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी की। अपने हाथ ड्रैगन किंग पर रखकर उसने जोरदार आभा छोड़ी जहर को रोकने के लिए। उसने कहा, मैंने उसकी नाड़ियां सील कर दी हैं, वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल मत करना। अब ड्रैगन किंग बेइज्जती से बोला कि यीकू को भागना चाहिए क्योंकि दुश्मन बस उसी को चाहते हैं। लेकिन याओ गुस्से में खड़ा हो गया और लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय दिखाया। खलनायक ने तंज कसा, और कौन सोचता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? बिना वक्त गवाए हीरो ने छलांग लगाई और अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक जोरदार मुक्का मारा। घातक वार ने डोंगचेन को सीधा लगा और वो जमीन पर फिसल गया, पर फिर भी खड़ा रह पाया। डोंगचेन ने संभल कर उसने माना, तुम्हें कुछ ताकत है, पर ये मेरे हारने के लिए काफी नहीं। तभी दुश्मन अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगा। हीरो ने गौर से देखा और महसूस किया कि दुश्मन अचानक बड़ा सा दिखने लगा। डोंगचेन तेज गति और शक्ति के साथ हमारे हीरो पर टूट पड़ा। बारी बारी से आ रहे प्रहारों ने उसकी रक्षा पर भारी दबाव डाला। हमारा हीरो हैरान हुआ, कैसे इतना शक्तिशाली हो गया? हमले तेज होते गए और बचना कठिन हो गया। अचानक हीरो जमीन पर गिर पड़ा। समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे लगा जब असल में वार हिट नहीं हुआ था। दुश्मन मुस्कुराया, सबसे अच्छा अभी बाकी है, और बिना रुकावट के दुश्मन ने पावों की बौछार जारी रखी। हीरो को अचानक कहीं से मुक्का लगा और वो जोर से उछलकर दूर तक गिरा गया। डोंगचेन पास आकर बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, पर हमारा लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। फिर दुश्मन ने उसे एक और राउंड के लिए चुनौती दी। छत पर जू कियन सुई देख रहा था। मुस्कुराकर वो दोनों के बीच लड़ाई को निहार रहा था। अब से उसे संक्षेप में सुई कहा जाएगा। सुई सोच रहा था कि वो हीरो की असली शक्ति देखने के लिए उत्सुक है। एक रहस्यमयी आवाज ने खुद को प्रकट किया और सुई की हीरो में दिलचस्पी पर टिप्पणी की। वो आवाज शिकायती सी बोली कि अगर वही नहीं था तो उसने वुआन संप्रदाय को पहले हरा दिया होता। सुई चुप रहा, पर जल्दी ही सुई ने कहा कि हीरो कुछ भी खास नहीं, वो सिर्फ एक साधारण डॉक्टर है और उसकी तुलना मुझसे नहीं की जानी चाहिए। खुफिया आवाज ने पूछा, सुई, तुम बचाव कर रहे हो या उसे भर्ती करने का सोच रहे हो? सुई ने साथी से कहा, न झूठ बोले, उसे पता है वो हार बड़ा था। वो अपनी ताबीज थामे हुए था, पर पास ही हीरो किसी मुसीबत में दिख रहा था। खलनायक ने उसकी लचीलापन की तारीफ की, पर फिर भी एक ऊपर से नीचे वाला हासिया चेहरा था। अचानक बुजुर्ग ने इचू से कहा, गति ही जीत की कुंजी है। हीरो ध्यान से बूढ़े के शब्द सुनते हैं। आश्चर्यचकित नजरों से हीरो समझता है कि अब उसे क्या करना है। ठीक उसी पल वो अपनी ऊर्जा पर फोकस करता है। हीरो अचानक अकल्पनीय गति से हिलने लगता है। डोंगचेन तंज करता है, कोई फायदा नहीं, तुम
तुम मुझे नहीं छू पाओगे। पर डोंगचेन हमला चूक जाता है और हीरो चपलता से बच निकलता है। दुश्मन ये देखकर आश्चर्यचकित है कि हीरो कितनी तेजी से गया। बिना दुश्मन को पता लगे हमारा लड़का उसके पीछे आ जाता है। एक निर्णायक वार से हीरो डोंगचेन की पीठ पर वार करता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। डोंगचेन गिरकर दहाड़ता है और गुस्से और अविश्वास से भरी निगाहें हीरो की ओर उठती है। दुश्मन जोर से उठकर हीरो पर टूट पड़ता है, पर हीरो वार चकमा देकर दुश्मन की पीठ पर फिर से आक्रमण कर देता है। जीत की मुस्कान के साथ हीरो कहता है, इंसानों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हार पहले से मानने से कुछ हासिल नहीं होता। पराजित दुश्मन हकारा भरता है। मैं तुम्हें जल्दी खत्म करने वाला था, पर अब मेरा मन बदल गया है। वह फिर बांस के पत्ते को उठाता है और अपने होठों पर लगाता है। सभी तुरंत उस पत्ते को पहचान कर तना हुआ हो गया। डोंगचेन पत्ते को बांस की बांसुरी की तरह बजाने लगता है। पत्ते से एक रहस्यमयी धुन निकलती है और उसी धुन पर एक बड़ा काला सांप प्रकट हो जाता है। हीरो ने सांप को देखते हुए हल्की हंसी में कहा, वुआन संप्रदाय के लोग तो वाकई अजीब अजीब जानवर पालना बहुत पसंद करते हैं। बिना वक्त गवाए वो विशाल सांप फुर्ती से हीरो पर झपटा। ये देखकर हमारा लड़का हाथों से एक चिन्ह बनाता है। एक शक्तिशाली तकनीक के लिए ऊर्जा इकट्ठी करते हुए सांप के शरीर से डरावनी आभा निकलती है और वो सीधा हीरो की ओर टूट पड़ता है। पर हीरो पीछे नहीं हटता। एक पल में दोनों की शक्तियां टकराती है, इतनी जबरदस्त कि चारों ओर ऊर्जा का धमाका हो जाता है। डोंगचेन जमीन पर गिर जाता है, हैरान कि उसका सांप मारा गया और उसके टुकड़े बिखर गए। तभी एक गोली सीधी डोंगचेन के सिर में लगती है। बॉडीगार्ड ने उसे खत्म कर दिया। गार्ड याओ से बोला, बाकी मैं संभालूंगा। चलते हुए हीरो ने चेतावनी दी, ड्रैगन किंग के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। आश्चर्य से गार्ड ने कहा, पर तुमने तो कहा था कि उसके पास 1 महीना है। हीरो ने गहरी सांस लेते हुए बताया, डोंगचेन ने जहर को सक्रिय कर दिया है। वे वापस आलीशान हवेली में लौटते हैं। वहाँ एक आदमी बताता है कि एक मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहा है। ड्रैगन किंग पूछता है, कौन है वो? थोड़ी देर में सब समझ जाते हैं, वो जू कियन सुई है। ड्रैगन किंग तुरंत घुटनों पर झुक जाता है और सम्मान से उसे प्रणाम करता है। सुई मुस्कुराकर कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा याचू। हीरो ने सावधानी से पूछा, अब जब आपने उसे ढूंढ लिया तो क्या मेरे परिवार को छोड़ देंगे? सुई ने सलाह दी, किसी के वादों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना, मेरे भी नहीं। ये सुनकर हीरो और ड्रैगन किंग दोनों चौंक गए। सुई शांत मुस्कान के साथ बोला, घबराओ मत, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। ड्रैगन किंग ने बताया कि हमला करने वाला डोंगचेन था, वुआन संप्रदाय की शाखा का प्रमुख। सुई ने हल्के से कहा, अच्छा तो हमारे दुश्मन एक ही निकले। ड्रैगन किंग बोला, इसीलिए मैं और मेरे भाई अब से सुई की सेवा करेंगे। सुई ने आत्मविश्वास से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, याक्षु सब संभालेगा। हीरो चौंक गया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? सुई ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे मजाक करते हुए लग रहा है। हीरो ने बहाना बनाया, मुझे हॉस्पिटल में पेशेंट्स है। मैं नहीं। पर सुई ने उसे रोक लिया और एक सुनहरी कार्ड दिखाया, ये शक्ति का प्रतीक है। हीरो बोला, मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सुई ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी माँ एक नेक दिल और दयालु औरत है और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रैगन किंग को बचाया। इतनी हिम्मत और न्याय की भावना वाले इंसान को न इस्तेमाल करना मूर्खता होगी। वो आगे बोला, मुझे पता है तुम्हें लड़ना पसंद नहीं, लेकिन तुममें दूसरों की रक्षा करने की प्रबल इच्छा है। हीरो कुछ नहीं बोल पाया, उसका दिल कांप उठा। हीरो की झिझक देखकर सुई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक और शर्त जोड़ देता हूँ। वो झुककर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे असली पिता को ढूंढने में। ये सुनकर हीरो की आंखें फटी की फटी रह गई। सुई ने कहा, मैंने पता लगाया है कि तुम्हारे पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हीरो को अपनी माँ की बातें याद आई। उसके दिल में भावनाओं का तूफान उठ गया। दृढ़ नजरों से उसने सुई का हाथ थामा और सौदा स्वीकार कर लिया। दृश्य बदलता है। अस्पताल, वाइस डायरेक्टर का ऑफिस। अंदर वाइस डायरेक्टर अभी भी अपने गुमशुदा बेटे को लेकर परेशान है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो चौंक कर कहता है, आओ अंदर। एक पुलिस अफसर कमरे में दाखिल होता है और कहता है, सर हमें आपकी मदद चाहिए एक केस में। वो बताता है कि उन्हें एक लाश मिली है और शक है कि वो वाइस डायरेक्टर का बेटा हो सकता है। आदमी जैसे पत्थर बन गया। वो लोग पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं। टेबल पर एक शव पड़ा है, सफेद चादर से ढका हुआ। कांपते हाथों और टूटे दिल से पिता आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने चादर उठाई, वो चिल्ला उठा, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, असंभव। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो बार बार कहता है, तुम लोग गलत हो। एक अफसर ने पूछा,
क्या आपके बेटे का किसी से झगड़ा हुआ था? वो आदमी सख्त निगाहों से बोला, मुझे पता है किसने किया ये। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। वो कसम खाता है, मैं उस याओ से बदला लेकर रहूंगा। अब दृश्य बदलता है मिस लिन के हवेली पर। वो सोफे पर बैठी फोन चला रही होती है। हीरो उसके पास आता है, एक कटोरा हाथ में लिए हुए। वो मुस्कुराकर कहता है, फोन छोड़ो, दवा पी लो। मिस लिन मुंह बनाती है, ये दवा बहुत कड़वी है। अचानक वो उसका कॉलर पकड़ती है और शरारती मुस्कान के साथ कहती है, तुम खुद मुझे पिला दो ना। हीरो लाल पड़ जाता है, तुम दवा लो तब ठीक हो जाओगी। मिस लिन मुस्कुराती है, अब तो तुम बड़े बॉस बन गए हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं। वो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? वो बस रहस्यमयी मुस्कान देती है और बात घुमा देती है। मिस लिन कहती है, शहर अब खतरनाक हो गया है, तुम्हारी असली पहचान अब तक सबको पता नहीं चली। अच्छा है। ये सुनकर हीरो थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी नई स्थिति कितनी जोखिम भरी है। लिन सुझाव देती है, तुम ड्रैगन किंग को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करो, दुश्मनों से बचने के लिए। हीरो मुस्कुराता है, सही कहा, मैं तो बेवजह परेशान था। वो उसे दीवार की तरफ धकेलती है और धीरे से कहती है, अब बताओ मेरे इस शानदार सुझाव का धन्यवाद कैसे करोगे? लिन झुककर उसे चूम लेती है। हीरो के गाल लाल हो जाते हैं, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी एक आवाज गूंजती है, डॉक्टर याओ, पुलिस आपको ढूंढ रही है। लिन झुंझलाकर पीछे हटती है, फिर से बीच में टोक दिया। मिस लिन हीरो का हाथ थामे चलते हुए पुलिस वालों से मुस्कुराकर पूछती है, तो बताइए इस अचानक आने का कारण क्या है? पुलिस अधिकारी में से एक उसकी खूबसूरती में खो जाता है और औपचारिक अभिवादन करता है। फिर वो एक वारंट दिखाता है और कहता है, हमें डॉक्टर याओ की मदद चाहिए एक केस में। ऑफिसर समझाता है, ये एक हत्या का मामला है, एक नौजवान गो नाम के लड़के का। ये सुनते ही मिस लिन गुस्से में बोली, उस लड़के की मौत का हमारे हीरो से कोई लेना देना नहीं। अधिकारी माफी मांगते हुए बोला, लेकिन पीड़ित के परिवार ने डॉक्टर याओ को संदिग्ध बताया है। लिन ने तर्क देते हुए कहा, वाइस डायरेक्टर का बेटा खुद मुसीबत था, उसे जो मिला वो उसी का किया हुआ था। लिन, बस करो। वो शांत होकर पुलिस की तरफ देखता है और कहता है, मैं जांच में सहयोग करूंगा। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन। हीरो को पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है। एक अधिकारी बोला, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि गो लापता था? हीरो ठंडे स्वर में बोला, नहीं। फिर अधिकारी ने पूछा, तो उसके पिता क्यों कह रहे हैं कि आप इसमें शामिल हैं? हीरो ने समझाया, वो लड़का वाइस डायरेक्टर का बेटा मेरी थीसिस चुराकर मुझे हॉस्पिटल में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम्हारे पास बदला लेने की वजह तो थी? हीरो बोला, मैं बस एक साधारण आदमी हूँ और गो अमीर था, उसके बहुत दुश्मन थे। ऑफिसर ने कहा, हमने जांच की है और उस दिन तुम उसे ढूंढने निकले थे। हीरो ने सिर हिलाया, हाँ, पर उसके बाद मैं प्रोफेसर बे के साथ यून माउंटेन गया था ड्रैगन किंग का इलाज करने। मेरे पास कुछ करने का वक्त ही नहीं था। वो शांत आत्मविश्वास से बोला, अगर अगली बार मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले तब बुलाना। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और दृढ़ कदमों से बाहर चला गया। बाहर वाइस डायरेक्टर नफरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसने दांत भींच कर कहा, मैं तुझे उसके लिए सजा दूंगा। हीरो शांति से बोला, तुम्हारे बेटे की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो बूढ़ा फिर चीखा, झूठ, तू ही था। हीरो ने शांत स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। फिर मुड़कर वहाँ से चला गया, पीछे छोड़ता हुआ गुस्से में कांपता हुआ वाइस डायरेक्टर। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, फिर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके जेब में रखा मोबाइल बज उठा। फोन पर आवाज आई, आपको डायरेक्टर के आदेश से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। वो दंग रह गया, क्या इतने साल की सेवा के बाद? आवाज बोली, आप पर रिश्वत लेने और अस्पताल की संपत्ति गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, साथ ही एक नर्स के साथ अनुचित संबंध रखने का भी। इससे अस्पताल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आपको जल्द ही कोर्ट से नोटिस मिलेगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी मोबाइल में उसकी पत्नी का मैसेज आया। खोलकर देखा, तस्वीर थी उसकी पत्नी की किसी और आदमी के साथ। संदेश में लिखा था, अब मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ, अब अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो आदमी टूट गया, गुस्से में चिल्लाया, फिर सीने में दर्द बढ़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और होश खो बैठा। अब दृश्य बदलता है। शहर के एक आलीशान महल जैसी हवेली में एक आदमी जिसके बाल ऊंचे जोड़े में बंधे थे पूछता है, यंग मास्टर शियाओ की हालत कैसी है? दूसरा आदमी वाइन पीते हुए बोला, उसके पैर अब बेकार हो गए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चेहरे पर हल्का डर। दूसरा पूछता है, क्या हमें दोषी ठहराया जाएगा? जोड़े वाला आदमी बोला, वो युवा डॉक्टर बहुत चालाक है, उससे निपटना आसान नहीं होगा।
उसका साथी बोला, तो अब क्या करें? थोड़ी देर सोचकर वो मुस्कुराया। उसे खत्म करना मुश्किल है, पर मेरे पास एक योजना है। दृश्य कट होता है। मिस लिन के घर के पास के पार्क में डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी फैल रही है। हीरो लिन की व्हीलचेयर धीरे धीरे धकेल रहा है। वो हंसते हुए कहती है, अब जब गो पागल खाने में है, तुम चैन से काम कर सकोगे। हीरो मुस्कुराता है, तुम हमेशा मेरी रक्षा करती हो, इसलिए मुझे शक हुआ कि तुम ही शामिल हो। लिन तुरंत पलटकर बोली, और तुम ही तो थे जो हमेशा सबसे पहले मेरी तरफ खड़े रहते थे। वो बताती है कि जैसे ही गो ने हीरो को परेशान किया, उसने खुद उसकी जांच शुरू कर दी थी। हीरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना, तुम्हें इसमें घसीट लिया। पर लिन बोली, मुझे जरा भी अफसोस नहीं, ऐसे लोगों पर दया नहीं आती। वो याद करती है, एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गो से भीख मांग रही थी और उसने पैसे मांगे। वो आदमी इंसान नहीं, गंदगी था। हीरो झुककर बोला, लिन, खुद की तुलना ऐसे लोगों से मत करो, तुम उनसे कहीं बेहतर हो। लिन ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी अपने मरीजों से तोहफे लिए हैं? हीरो ने गंभीरता से कहा, हाँ, लिए हैं। लिन की आंखें हैरानी से फैल गई। हीरो मुस्कुराया और बोला, अंडे, सब्जियां। वो लोग बस आभार जताना चाहते थे। उसने उन दिनों को याद किया जहां मरीजों की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। फिर बोला, मुझे अब वापस हॉस्पिटल जाना होगा, मेरे मरीज इंतजार कर रहे हैं। वो चल पड़ा और लिन उसे जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी। वो सच में बाकी सबसे अलग है। मिस लिन ने उसे पुकारा और कहा, रुको, मुझसे एक वादा करो। हीरो मुड़ा, उसकी आवाज में गहराई थी। लिन ने कहा, कभी अपने उद्देश्य को मत भूलना और हमेशा डॉक्टर की आत्मा की रक्षा करना। हीरो की आंखों में दृढ़ता झलकी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा खुद से सच्चा रहूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। लिन मुस्कुराई, और तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे नहलाओगे बाद में, याद है? वो शर्म से लाल पड़ गया। लिन खिलखिलाकर हंसी, मैं जानती थी मर्दों के वादों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। हीरो ने झेंपते हुए उसकी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई, लेकिन तभी पास की झाड़ियों में कोई उन्हें देख रहा था। एक परछाई, निगाहों में शिकार की नियत। शाम ढल चुकी थी। हीरो बोला, अब चले। दोनों बातें करते हुए निकलते हैं कि तभी एक अनजान आदमी पास आता है। अचानक वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। उसका बैग लिन के पास गिरता है। लिन झुककर बैग उठाती है, आप ठीक है? पर तभी उस आदमी के चेहरे का भाव बदल जाता है। एक खतरनाक दुष्ट मुस्कान। वो जेब से चाकू निकालता है और लिन पर झपटता है। हीरो हैरान लेकिन झिझकता नहीं। एक तेज किक मारता है पूरी ताकत से लिन को बचाने के लिए। हमलावर पीछे गिरता है पर फिर उठकर चाकू से वार करता है। चाकू हीरो की पीठ में जा लगता है। वो दर्द से करा उठता है। लिन चीखती है पर हीरो ने फिर से एक जोरदार किक मारी। हमलावर दूर जा गिरा। लिन ने तुरंत फोन निकाला, इमरजेंसी को कॉल करो। हमलावर समझ गया कि अब मामला बिगड़ गया है। वो पलटकर भाग गया। हीरो ने पूछा, लिन, तुम ठीक हो? पर लिन उसकी तरफ दौड़ी। तुम्हारी पीठ से खून बह रहा है। उसने घाव को छुआ, ये तो बहुत गहरा है। हीरो शांत स्वर में बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ठीक कर लूंगा। उसने अपनी हथेली जहां पर रखी। एक हल्की नीली आभा उसके शरीर से निकली। खून रुक गया। लिन अब भी चिंतित थी। तुम घर चलो, मैं खुद तुम्हारा इलाज देखूंगी। महल में लौटकर लिन ने सावधानी से उसका घाव साफ किया। हीरो बोला, माफ करना, मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। लिन की आंखों में आंसू थे। जब मैंने तुम्हारी पीठ पर इतना खून देखा, मेरा दिल रुक सा गया था। वो धीमे से पूछती है, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। हीरो हल्की हंसी के साथ बोला, क्योंकि जब कोई औरत मुसीबत में हो, उसे बचाना मर्द का फर्ज होता है। लिन करीब आई, तो क्या तुम हर औरत के लिए ऐसा करते हो? हीरो थोड़ा हड़बड़ाया, नहीं, तुम अलग हो, तुम मिस लिन हो। लिन मुस्कुराई, उसकी बाहें पकड़कर बोली, तुम्हारा बर्ताव भी मेरे लिए अलग है। फिर धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ वो नहीं बनना चाहती जिसे तुम बचाओ, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। और इससे पहले कि हीरो कुछ कह पाता, वो आगे झुककर उसे फिर से चूम लेती है। वो बोली, आंखें बंद करो और बस महसूस करो। उनके होंठ फिर मिलते हैं। जुनून बढ़ता है, सांसें तेज होती है। हीरो का हाथ धीरे से नीचे फिसलता है। लिन हल्की कराह के साथ उसकी बाहों में सिमट जाती है। कमरा अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज से भर गया था। रात लंबी थी और दोनों एक दूसरे में खो गए। रात के बाद महल में शांति थी। हीरो लिन के साथ लेटा था। वो सोई हुई थी, चेहरा शांत। उसने धीरे से उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई और मुस्कुराया। अचानक लिन नींद में करवट लेकर उसे लात मार देती है। हीरो कराहता है, तुम तो बहुत बेचैन सोती हो। वो उसे धीरे से सीधा करता है और फुसफुसाता है, सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी रखवाली करूंगा। फिर उठकर कपड़े पहनता है, खिड़की के पास जाता है। पर तभी उसे अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। एक अनजानी ऊर्जा उसके शरीर में लहराने लगी। वो मुस्कुराया,
आंखें बंद की। लगता है कुछ बदल गया है। वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पुराने ग्रंथों के अनुसार स्वर्गीय नेत्र सेलेस्टियल आई खोलने की विधि है। मस्तक पर ऊर्जा को केंद्रित करना। वो कोशिश करता है पर ऊर्जा काबू में नहीं आती। नसों में उबलने लगती है। अचानक एक तीव्र रोशनी फैलती है। उसकी आंखें चौंधिया जाती है। सारी ऊर्जा माथे पर एकत्रित हो जाती है। जगह गर्म होने लगती है। ऐसा दर्द मानो भीतर से कुछ जल रहा हो। वो माथा पकड़कर करा उठा। ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? प्राचीन ज्ञान कहता है भौहों के बीच से 2 सेंटीमीटर ऊपर का बिंदु ही स्वर्गीय नेत्र का स्थान है, और जब ये खुल जाता है तब इंसान वो देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते। राक्षस, आत्माएं, अदृश्य जगत। हीरो ने गहरी सांस ली। लगता है कोशिश नाकाम रही। वो बाथरूम में गया। आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहा। चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तौलिया उठाया, पर तभी आईने में कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखें बदल चुकी थी, चमकती हुई, पारदर्शी, जैसे भीतर कोई ऊर्जा जल रही हो। वो याद करता है पुराने ग्रंथों में लिखा था कि इतिहास में केवल 4 लोगों के पास ऐसी आंखें थी। पहला वो ऋषि जिसने पीले सम्राट के लेखों की रचना में मदद की। दूसरा एक महान सम्राट जिसने युगों पर राज किया। तीसरा एक विजेता राजा जिसने आधी दुनिया जीती। और आखिरी तांग वंश का एक प्रभु जिसके आगे कोई नहीं टिक सका। हीरो हंस पड़ा। ये तो असंभव है, मैं संत नहीं हूँ। उसी वक्त उसे शॉवर की आवाज सुनाई दी। बाथरूम के पार लिन की परछाई कांच पर नजर आ रही थी। वो सोचता है क्या ये नई शक्ति सच में काम करती है? उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और जब खोली वो दरवाजे के पार साफ साफ देख सकता था। अंदर लिन आराम से नहा रही थी। अनजान की कोई उसे देख सकता है। वो चौंक गया, ये सच में काम करता है। फिर तुरंत अपनी आंखें ढक ली। नहीं, मैं इस शक्ति का इस्तेमाल ऐसी बातों के लिए नहीं कर सकता। पर जिज्ञासा ने फिर सिर उठाया। उसने दोबारा देखा, पर जो औरत अंदर थी वो लिन नहीं थी। एक तेज दर्द उसके सिर में उठा। क्या मैंने शक्ति ज्यादा इस्तेमाल कर ली? उसे याद आया किताब में लिखा था कि स्वर्गीय नेत्र का अत्यधिक उपयोग चक्कर, दर्द और अस्थिर दृष्टि लाता है। वो खुद से बुदबुदाया, कम से कम अब मैं ड्रैगन किंग को बचा सकता हूँ। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला। भीतर से औरत निकली, तौलिया ओढ़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। हीरो घबराकर बोला, वो मैं बस भूखा था, कुछ खाने ढूंढ रहा था। औरत भौहें तानी। और तुम खाना बाथरूम में ढूंढ रहे थे? वो चुप रहा। औरत शक भरी नजर से देखा। तुम जरूर कुछ गलत सोच रहे थे। इतने में वो फिसल गई। हीरो झटपट आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। वो उसके बाहों में थी। वो हकलाया, तुम बहुत हल्की हो। चेहरा लाल पड़ गया, पर अचानक औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घोंटने लगी। अब निकलो यहाँ से, मुझे और जरूरी काम है। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हीरो खांसता हुआ बोला, कमाल है, ये औरत तो कातिल है। दृश्य बदलता है। एक आलीशान होटल के कमरे में वो हत्यारा बैठा था, वही जिसने लिन और हीरो पर हमला किया था। वो झल्लाया, मिशन फेल हो गया, अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। बाहर से आवाज आई, रूम सर्विस, स्नैक लेकर आया हूँ। वो जवाब देने ही वाला था कि दरवाजा टूटकर खुला और एक वाइन की बोतल उसके सिर पर जा लगी। कांच टूट गया। वो लड़खड़ाया, पर अभी खड़ा था। दरवाजे पर खड़ी औरत ने बंदूक तानी। हिलना मत, तुम गिरफ्तार हो। आदमी हंसा, तुम अंडरवर्ल्ड किंग के लोगों में से हो? तुम तो उनके जैसी नहीं लगती। तभी एक सजीला आदमी सूट पहने उसके पीछे से बोला, तो बताओ तुम्हें लगता है हमें कैसा दिखना चाहिए? कातिल चौंका। वो आदमी कैप्टन था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम भले ही अंडरवर्ल्ड किंग से जुड़े हैं, पर हम इंसानियत की रक्षा करते हैं। तुमने 35 अपराध किए हैं, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। कातिल बोला, ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। महिला एजेंट आगे बढ़ी, हथकड़ी निकालने लगी, पर उसी पल वो झटका देकर उससे बच निकला। उसने उसे पकड़ लिया और बंदूक उसके सिर पर तान दी। मैं जेल नहीं जाऊंगा। धाय! कैप्टन के कंधे में गोली लगी। वो दर्द से झुक गया। कातिल हंस पड़ा, तो ये है तुम्हारा अंडरवर्ल्ड का कप्तान? कुछ खास नहीं। कैप्टन ने दांत भींचे। उसे छोड़ दो। कातिल ने व्यंग्य से कहा। छोड़ दूं? तो मैं साबित कैसे करूंगा कि मैं असली मर्द हूँ? कैप्टन की आंखों में आग भड़क उठी। कातिल ने बंदूक उसके सिर पर तानी। आज रात तुम अपनी आखिरी सांस लोगे। पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर इस लड़की से। उसी क्षण दरवाजे से आवाज आई, बस वही रुक जा। कातिल ने देखा, वो हीरो था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी फिर मिल गए। हीरो मन में बोला, ट्रैकर की मदद से इसे ढूंढना आसान था। कातिल ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। क्या तुम अपनी मौत से मिलने आए हो? उसने ट्रिगर दबाया, पर हीरो झटके से झुका। गोली उसके कान के पास से निकल गई। कातिल हक्का बक्का रह गया। असंभव, इतनी नजदीक से। आगे मत आना, वो चिल्लाया।
लड़की के सिर पर बंदूक टिकाते हुए, बताओ तुम कौन हो? हीरो शांत स्वर में बोला, मेरा नाम मायने नहीं रखता, बस ये बताओ तुम्हें किसने भेजा? कातिल हंसा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक हत्यारा हूँ, अपनी मर्यादा रखता हूँ। हीरो की नजर ठंडी हो गई। देखते हैं तुम्हारा मुंह तुम्हारी हड्डियों जितना सख्त है या नहीं। वो झपटा, एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। कातिल हवा में उछलकर दूर जा गिरा, बिल्कुल बेहोश। हीरो ने एजेंट की ओर देखा, तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। कैप्टन ने भी सिर हिलाया, तुमने मेरी जान बचाई। हीरो ने उसका जख्म छुआ, एक हल्की ऊर्जा निकली, खून रुक गया है। उसने कहा, अब बस अस्पताल में गोली निकलवानी होगी। फिर पूछा, तुम लोग पुलिस वाले हो क्या? महिला एजेंट गंभीर स्वर में बोली, नहीं हम पुलिस नहीं हैं। कैप्टन मुस्कराया, धन्यवाद। डॉक्टर तुम्हारा नाम क्या है? हीरो ने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर याओ। आदमी ने याओ की ओर देखा, इतनी शानदार लड़ाई की स्किल्स, बताओ तुम्हारा असली काम क्या है? याओ मुस्कुराने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। वो स्क्रीन देखता है, एक जरूरी कॉल। उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, ड्रैगन किंग की हालत बहुत खराब है। याओ का चेहरा उतर गया। क्या? बिना एक सेकंड गवाए वो दौड़ पड़ा, अपने नए साथियों को पीछे छोड़ते हुए ड्रैगन किंग की हवेली। दरवाजे पर पहुंचते ही याओ ने जोर से धक्का मारा। क्या हुआ ड्रैगन किंग को? गार्ड बोला, सर वो कोमा में चले गए हैं। याओ की आंखें ठंडी हो गई, मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। वो लोग चलने लगे ही थे कि एक बुजुर्ग डॉक्टर ने हाथ उठाया, रुको, ये लड़का कौन है? क्या ये वही या च्यू है जो ड्रैगन किंग का इलाज कर रहा था? कुछ लोग हंस पड़े, इतना जवान है, डॉक्टर भी होगा? गार्ड ने तुरंत कहा, ड्रैगन किंग की हालत पहले इन्हीं की वजह से स्थिर हुई थी, पर वो बुजुर्ग डॉक्टर मास्टर सन अब भी संदेह में था। याओ ने शांति से पूछा, अगर आप इतने महान हैं तो क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? मास्टर सन झुंझलाया, अगर इलाज के दौरान महाराज की मृत्यु हो गई तो क्या? याओ ने सीधा जवाब दिया, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने ड्रैगन किंग को बचा लिया तो आप मुझे झुककर सलाम करेंगे। मास्टर सन तिरस्कार से हंसा, अगर तुमने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। याओ मुस्कुराया। वो कमरे में पहुंचे। ड्रैगन किंग बिस्तर पर निश्चल पड़े थे, सांसें हल्की। याओ आगे बढ़ा, नाड़ी टटोली, फिर बोला, मैं उन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। सबकी नजरें उस पर टिक गई। गंभीर आवाज में उसने कहा, मुझे एक सुनहरी सुई चाहिए। गार्ड चौंका, सुनहरी सुई? लेकिन डॉक्टर तो चांदी की सुई का इस्तेमाल करते हैं। तभी पीछे से मास्टर सन आगे बढ़े और एक पुराना लकड़ी का बक्सा लाए। ये हमारे परिवार की विरासत है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी कीमत मैं अपनी जान देकर चुकाऊंगा। याओ ने बक्सा खोला, चकित होकर बोला, ये तो राजमहल के दिनों की सुइया है। मास्टर सन ने उनकी कहानी सुनाई। 100 साल पहले मेरे पूर्वज एक घूमने वाले वैद्य थे। एक दिन उन्होंने बीमार महारानी को ठीक किया। महारानी उनकी कद्र में इतनी बढ़ गई कि उन्हें राजवैद्य बनाना चाहती थी, पर वे मना कर गए। उपहार में महारानी ने ये स्वर्ण सुइया दे दी थी। मैंने इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। मास्टर सन ने गंभीर होकर कहा, ये सुइया जितनी पवित्र है उतनी ही खतरनाक भी, पर शायद किस्मत चाहती है कि आज इन्हें तुम प्रयोग करो। याओ ने झुककर प्रणाम किया और सुइया ग्रहण कर ली। इलाज की शुरुआत थी। ड्रैगन किंग का रंग नीला पड़ चुका था, जहर बहुत भीतर तक जा चुका था। याओ ने नाड़ी पकड़ी और धीरे से कहा, जहर दिल तक पहुंच गया है। उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, सुनहरी सुइया थामी और बिजली सी तेजी से शरीर में चुभाने लगा। बाकी डॉक्टर हैरान थे, इतनी तेज और सटीक एक्यूपंक्चर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मास्टर सन ने फुसफुसाकर कहा, वो खतरनाक बिंदुओं पर सुइया लगा रहा है। ये लड़का या तो असाधारण प्रतिभाशाली है या पागल। याओ ने हाँ में सिर हिलाया और काम पर लौट आया। अंतिम सुई जब उसने दिल के बिल्कुल मध्य में लगाई और चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। सभी ने देखा कि याओ आंतरिक ऊर्जा से सुइयों को नियंत्रित कर रहा है। ऐसी तकनीक केवल बहुत कम क्लाइवेटर्स जानते थे। मास्टर सन सोच में डूब गया, इतनी शुद्ध ऊर्जा, आखिर ये युवक है कौन? याओ ने कहा, काम अभी खत्म नहीं हुआ, आग से भरा कटोरा लाओ। जब कटोरा आया उसने आंखें बंद करके स्वर्गीय दृष्टि सेलेस्टियल विजन सक्रिय कर दी। उसकी पुतलियां चमक उठीं। उसने कहा, जहर रक्त से पोषित हो रहा है, मुझे परजीवी ढूंढना होगा। उसने दिल, मस्तिष्क और नसों की जांच की, पर कुछ हाथ नहीं आया। उसकी स्वर्गीय दृष्टि केवल 30 सेकंड तक चलती थी और वो उसे 5 बार पहले ही सक्रिय कर चुका था। उसकी ऊर्जा अब घट रही थी। सहायक डॉक्टरों ने फुसफुसाया, शायद ये भी असफल हो जाएगा। मास्टर सन ने चिंतित होकर आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या मैं कुछ मदद करूं? याओ ने मुंह में कहा, नहीं, ये मुझे ही करना होगा। तभी उसे एक विचार आया, अगर ये कीड़ा खून पर जीता है तो मैं खून का प्रवाह तेज कराकर इसे बाहर निकाल सकता हूँ।
उसने अपनी ऊर्जा से ड्रैगन किंग का रक्त तीव्र कर दिया और अंतिम बार स्वर्गीय दृष्टि चलाई। इस बार उसकी दृष्टि ने फेफड़ों के पीछे कुछ हिलते हुए दिखाया। यही है, उसने कहा। एक सुई उठाकर एक सटीक वार में उसने उस परजीवी को शरीर से खींच लिया। वो एक छोटी सुनहरी सापस दृश्य चीज थी, फुफकारते हुए हिलती। याओ ने बिना झिझक उसे आग के कटोरे में फेंक दिया तो वो चीज तड़पने लगी और जलने की आवाज कमरे में गूंजी। गार्ड दंग होकर बोला, ये तो यिनयांग वर्म है जो खून पीकर बड़ा होता है। मास्टर सन ने समझाया, इतने सालों से ड्रैगन किंग के भीतर रहा, इसीलिए इतना विशाल बन गया। बाकी डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। हमने इसे जांचों में क्यों नहीं पाया? याओ ने शांत स्वर में कहा, इसे मानव हाथों से बनाया गया है। ये किसी सामान्य चिकित्सा यंत्र से पकड़ में नहीं आता। ये विशेष तकनीक से प्रशिक्षित होता है। धीरे धीरे ड्रैगन किंग खांसने लगा। सब उसकी ओर दौड़े। उसकी आंखें खुली और वो आहिस्ता से कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। मास्टर सन ने राहत की सांस ली। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस युवक ने तुम्हें मौत से खींच लिया। गार्ड उत्साह में बोला, जहर निकल गया। महाराज अब ठीक है। ड्रैगन किंग ने अपने सीने को छुआ और थके स्वर में पूछा, क्या सच में? याओ मुस्कुराया, जहर खत्म हो गया है, अब बस आराम की जरूरत है। बुजुर्ग महाराज ने झुककर कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। याओ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे नहीं, मास्टर सन को धन्यवाद कहिए। उनकी सुइया ही असली चमत्कार है। दृश्य बदलता है। पहाड़ों की गहराई में बसा एक प्राचीन गांव। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराती है। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके मुंह से खून बह रहा है। चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि गुस्से की गहरी लकीरें हैं। वो बड़बड़ाता है, तो ड्रैगन किंग तुम बच गए। मुझे बस जानना है किसने तुम्हारी मदद की मेरे सांप को मारने में। मैं पता लगाऊंगा किसने मेरी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत की। उसी वक्त एक युवक भागता हुआ आता है, सांस फूली हुई। एल्डर मुंह संप्रदाय प्रमुख ने आपको तुरंत बुलाया है। मुंह की भारी आवाज गूंजती है। बाकियों को भी बुलाया गया है? जी सर, कुल 6 और बुजुर्गों को। मुंह की आंखें सिकुड़ जाती है। सभी को एक साथ बुलाना, इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है। वो अचानक युवक की कॉलर पकड़कर गरजता है, सच बताओ क्या हुआ है? युवक कांपते हुए बोलता है, डोंगशिन मर गया। एक पल के लिए सन्नाटा। मुंह का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या कहा? मेरा पोता? वो तो शहर के अंदर राज करने के लिए गया था और कहा था 2 साल के बाद मुझे भी ला जाएगा। अब ये कैसे हो गया? नहीं, उसकी सांस भारी हो जाती है। फिर अचानक आंखों में नफरत की आग जल उठती है। किसने किया ये? युवक सिर झुका लेता है। खबर है, वो जियांगहा से कोई था। मुंह की मुट्ठियां कस जाती है। आंखों में आग जलती है। ड्रैगन किंग, तेरा खून बहाकर ही मेरे पोते की आत्मा को शांति मिलेगी। कट टू चुमैशन। महल रोशनी से जगमगा रहा है। ड्रैगन किंग के स्वस्थ होने की खुशी में भव्य भोज चल रहा है। टेबलों पर स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध और हंसी ठिठोली की गूंज। ड्रैगन किंग अपना प्याला उठाता है। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरी देखभाल की। सभी साथ में टोस्ट करते हैं। ड्रैगन किंग की दीर्घायु हो। गार्ड झुककर कहता है, महाराज ज्यादा न पीजिए, स्वास्थ्य को हानि होगी। याओ हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, आज सिर्फ एक प्याला काफी है। ड्रैगन किंग ठहाका लगाता है, तो एक ही प्याला सही, पर सबके नाम पर। वो गार्ड को इशारा करता है। गार्ड एक चेक लेकर आता है, 30 मिलियन का। ये बोनस है, ड्रैगन किंग कहता है। गार्ड बताता है, राशि डॉक्टर सन के साथ बांटी जाएगी। सभी धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर सन झिझकते हुए कहते हैं, मैं इस धन के योग्य नहीं, आधा हिस्सा याओ शू को मिलना चाहिए। ड्रैगन किंग मुस्कुराकर कहता है, उसके लिए मेरे और भी योजनाएं हैं। वो याओ को पास बुलाता है और साथ में पीने का आग्रह करता है। अचानक डॉक्टर सन उठकर झुकते हैं। सब लोग हैरान। याओ तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश करता है। डॉक्टर सन, ये क्या कर रहे हैं? सन गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे हमारी शर्त याद है, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। याओ हड़बड़ाकर बोलता है, वो तो बस एक मजाक था। लेकिन सन दृढ़ रहते हैं, ये मजाक नहीं, मेरा संकल्प है। वो अपनी स्वर्ण सुइयों का सेट आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, पर तुम्हारे हाथों में ही इसका सच्चा उद्देश्य पूरा होगा। याओ एक पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। ड्रैगन किंग संतोष से मुस्कुराता है। जानते हो मैंने क्यों कहा कि तुम इसे अपना शिष्य बना लो? याओ सिर झुकाकर सुनता है, क्योंकि डॉक्टर सन का गांगजा मेडिकल एसोसिएशन में बड़ा प्रभाव है। अब तुम अपनी खुद की शक्ति की नींव रख सकोगे। याओ विनम्रता से कहता है, मैं चाहता हूँ आप ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहें। ड्रैगन किंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, समय आ गया है कि कोई नया जिम्मेदारी संभाले। वो गार्ड को संकेत करता है। गार्ड एक दस्तावेज लाता है, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। याओ चौंक कर पूछता है, ये तो हॉर्नल प्लाजा का है, गांगजो का सबसे बड़ा व्यावसायिक परिसर। ड्रैगन किंग सिर हिलाता है, अब बहुत लोग तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें दिखाना होगा
कि तुम्हारे पीछे ताकत है, और याद रखो इविल गॉड कल्ट अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें जल्द ही और शक्तिशाली बनना होगा। याओ गंभीर स्वर में कहता है, हाल के हमले भी उसी पंथ का काम होंगे। ड्रैगन किंग जवाब देता है, नहीं, हत्यारा भाड़े का था और जिसने उसे भेजा वो था होंग यूलिंग। कट टू फांग मैशन। होंग यूलिंग जोर से छींकता है, कौन मेरी बुराई कर रहा है? वो बड़बड़ाता है। पास खड़ा जियाओ कोई संदेश देने आता है, पर होंग झड़क देता है, दूर रहो, घिन आती है। अचानक उसका फोन बजता है। कॉल सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। क्या लिन जिंगसी मरा नहीं? मेरे 10 मिलियन डूब गए। वो गुस्से में फोन दीवार पर फेंक देता है। हरामखोरों की वजह से मैं हारा, जियाओ सावधानी से कहता है, लेकिन सुना है ड्रैगन किंग हार गया है। होंग की आंखों में चमक लौट आती है। तो अब गियांग जो बदलेगा, अब 4 परिवारों को उस बूढ़े की बात नहीं माननी पड़ेगी। जियाओ डरते हुए पूछता है, तो नए उत्तराधिकारी का स्वागत कैसे करेंगे? होंग व्यंग्य से मुस्कुराता है, वो अस्पताल में है ना, चलो मुलाकात करने चलते हैं। कट टू जियानगहा अस्पताल। अंदर याओ कुछ रिपोर्ट्स देख रहा है। दरवाजा खुलता है, होंग यूलिंग और उसके साथी अंदर आते हैं। याओ उठता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक बोलता है, हम यहाँ जिंगो के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सन से मिलने आए हैं। फिर याओ को देखकर उसका चेहरा तमतमा उठता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मरीज मुस्कुराता है, अरे डॉक्टर याओ, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। याओ शांत स्वर में जवाब देता है, मैं ही इनका उपचार कर रहा हूँ। होंग गुस्से में चिल्लाता है, एक इंटर्न मेरे उत्तराधिकारी का इलाज करेगा? डायरेक्टर को बुलाओ अभी। वो डॉक्टर सन की ओर मुड़कर व्यंग्य से कहता है, तुम्हारा तो नाम ही याओ है। फिर डॉक्टर सान हमारे हीरो को पहचान जाता है और इन नौजवानों की बातों से वे काफी ज्यादा पैनिक में जा जाते हैं। फिर डॉक्टर सन विनम्रता से झुकते हैं, गुरुदेव क्षमा करें। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। होंग और उसके साथी स्तब्ध। क्या ये लड़का आपका गुरु है? याओ घबरा जाता है, ऐसा मत कहिए। पर डॉक्टर सन दृढ़ आवाज में कहते हैं, जो सम्मान गुरु का है वो देना मेरा धर्म है। होंग का चेहरा लाल पड़ जाता है, पर डॉक्टर सन ठंडे स्वर में जोड़ते हैं, अब से आप मेरे किसी मरीज के पास मत आइएगा। वो मुड़कर मरीज से कहते हैं, आपका इलाज पूरा हो चुका है, अब मेरी जरूरत नहीं। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। होंग यूलिंग और उसके गुर्गों के चेहरों पर अपमान और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहा था। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। चलो निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले की बात और बढ़े। लेकिन तभी याओ की ठंडी आवाज गूंज उठी, रुको। सभी जम गए। उसकी नजर सीधे होंग पर टिक गई। याओ बोला, लिन जिंगशी पर हुए हमले के बारे में सुना है और उस डिलीवरी वाले के बारे में भी। होंग ने झट से कहा, मुझे नहीं पता तुम किस हत्यारे की बात कर रहे हो। याओ की आंखें हल्की सिकुड़ गई, मैंने तो हत्यारे का जिक्र किया ही नहीं। होंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि अब वो फंस चुका है। तुमने मुझे फंसाया है याओ, उसने दहाड़ लगाई। लेकिन जवाब में याओ का मुक्का सीधे होंग के चेहरे पर लगा। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पूरा कमरा सन्न रह गया। याओ आगे बढ़ा, तुम समझते हो कि तुम जेड एम्परर से भी ताकतवर हो? वो झुककर, अगर दोबारा लिन जिंगशी का नाम जुबान पर लिया तो पछताओगे अपनी पूरी जिंदगी। होंग कांपने लगा। उसके गुर्गे जल्दी से उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले गए, मानो जमीन ही खिसक गई हो। मरीज जो स्ट्रेचर पर लेटा था मुस्कुराया, डॉक्टर याओ आपकी हिम्मत कमाल की है, अब तो लगता है मैं चल भी सकता हूँ। याओ शांत स्वर में बोला, ज्यादा कोशिश मत करो, तुम्हारा घाव अभी गहरा है। डॉक्टर सन दूर खड़े सोच रहे थे, ये लड़का कितना असाधारण है। उसी समय याओ का फोन बजा। वो उठाता है, बार पर आओ। वो भौहें सिकोड़ता है, क्या बाइक फिर से नशे में है? कट टू एक बार में एक आदमी किसी औरत पर लाइन मार रहा है। वो है सिस्टर बाइक, जो ठंडे लहजे में कहती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा नहीं। तभी याओ दरवाजे पर पहुँचता है और देखता है कि 2 लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। वो गुस्से में कदम बढ़ाता है, बाँ उठती है लड़खड़ाते हुए, याओ तुम आ गए। वो उसकी तरफ झूमती है और खुश होकर उससे लिपट जाती है। वो लड़का जो उस पर लाइन मार रहा था भड़क उठता है, तो तू इसी के लिए आई थी, और गाली देकर बार से निकल जाता है। बात शराबी मुस्कान के साथ कहती है, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। याओ शांत स्वर में बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वो मना करती है, नहीं आज मैं और पीऊंगी, काम की बात मत करो। फिर वो धुंधली आंखों से पूछती है, तुम कब डॉक्टर बनना छोड़ोगे और मेरा आदमी बनोगे? वो धीरे धीरे झुकती है, उसके होंठ उसके करीब आते हैं। याओ ठिठक जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो वो अचानक बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ती है। याओ आह भरता है और उसे उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है। धीरे से उसे बिस्तर पर लेटाता है, कंबल ओढ़ा देता है। वो करवट बदलते हुए बुदबुदाती है, पानी। याओ मुस्कुराता है, ठीक है। वो रसोई में जाता है और पानी का ग्लास भरता है। वो सोच में पड़ जाता है, आज उसने इतना क्यों पिया? पीछे से हल्का स्पर्श। वो मुड़ता है, बा उसे पीछे से बाहों में भर चुकी है। धीमे स्वर में कहती है, मुझे आज बस एक रात चाहिए। याओ वो गंभीरता से जवाब देता है,
तुम नशे में हो। वो रो पड़ती है, सब मेरी गलती है, अगर मैंने तुम्हें क्रिस्टल पैलेस नहीं ले गई होती तो सब ठीक रहता। याओ समझ जाता है वो अब तक खुद को उस हादसे के लिए दोष दे रही है। वो सिसकती है, काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। फिर कांपती आवाज में कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डरती हूँ। याओ उसे धीरे से फिर से लेटाता है, कंबल ठीक करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी फोन की घंटी बजती है। वो चौंकता है, इतनी रात को कौन? वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आखिरकार उठाया तुमने, मैं उससे मिला था, उसके माता पिता से भी। याओ शांत स्वर में कहता है, बात हो रही है। दूसरी ओर आदमी गरजता है, तू कौन है? उसके फोन पर क्या कर रहा है? एक शॉकिंग चीज रिवील होती है कि सुई का एडॉप्टेड बेटा अभी भी जिंदा है और वही कॉल के दूसरे साइड पर था। याओ के होठों पर हल्की मुस्कान आती है, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? सन्नाटा, फिर उस पार से दहाड़, याओ शू। याओ ठंडे स्वर में बोला, कम से कम तुम्हारा दिमाग अब भी ठीक है। वो आदमी चिल्लाता है, तूने हिम्मत कैसे की बा के साथ होने की? याओ जवाब देता है, वो हिम्मत मैंने तब दिखाई थी जब तुम हारने वाले साबित हुए थे, अब उसके पास मत जाना। दूसरी तरफ से और चिल्लाहट। याओ ने कॉल काट दी और वो दरवाजा खोलता है। बाहर निकलते हुए बुदबुदाता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा हर हाल में। भीतर बाई असल में सोई नहीं थी, वो अपनी आंखें खोलती है। वो याओ की सारी बातें सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। सर्जरी रूम की लाइट्स बुझती है। याओ अपने दस्ताने उतारता है। नर्स मुस्कुराकर कहती है, ऑपरेशन सफल रहा डॉक्टर। वो सिर हिलाकर कॉफी मशीन की ओर बढ़ता है। कब भरता है? पहला घूंट ही लिया था कि दरवाजा खुलता है। डॉक्टर याओ। वो सिर उठाता है। दरवाजे पर खड़ा है वही कैप्टन और उसका असिस्टेंट जिसे होटल में हमारे हीरो ने बचाया था। वो कहता है, मैंने आपकी जानकारी निकाली और मुझे आपका हॉस्पिटल का ठिकाना मिल गया। वो तुरंत ही बहुत सीरियस चेहरा बनाते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है और सीधा कहता है, 12 लोगों की हत्या एक ही रात में। याओ की आंखें चौड़ी हो जाती है। डिटेक्टिव आगे कहता है, आप मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा दोनों में निपुण हैं, शायद आप कुछ सुराग निकाल सकें। याओ सिर हिलाता है, ठीक है चलो। और बिना देर किए वे लोग मॉर्ग की ओर निकल पड़ते हैं, जहां मौत की ठंडी गंध एक नए रहस्य की शुरुआत का संकेत दे रही थी। मॉर्ग की ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। स्टील के फ्रीजर लाइन में सजे थे 12 शव। डिटेक्टिव ने दस्ताने पहने अफसर की ओर देखा। सबसे उम्रदराज 80 साल का था और सबसे छोटा बस 10। याओ ने हल्की भौहें चढ़ाई। डिटेक्टिव ने जोड़ा, किसी के शरीर पर कोई घाव नहीं, न बाहर न भीतर। याओ धीरे से बोला, ये किसी अंधकार तकनीक का असर नहीं, कोई दुष्ट ऊर्जा नहीं महसूस हो रही। वो शव के पास झुका, जहर है लेकिन बहुत अजीब किस्म का। शव को धूप में ले चलो, उसने कहा। कुछ चीजें सिर्फ सूरज की रोशनी में दिखाई देती है। 30 मिनट बाद बाहर धूप में रखे शवों को देखकर याओ बोला, मृत शरीर का लिवर सामान्यतः लाल होता है लेकिन इनका देखो काला। महिला अफसर नाक पकड़कर बोली, ये कैसी गंध है? धीरे धीरे बाकी सबने भी नोट किया। शवों की त्वचा पर काले धब्बे फैलने लगे। डिटेक्टिव ने इशारा किया, डॉक्टर याओ ये देखो। याओ झुककर एक शव का मुंह खोला और तभी उसके बंद पलकों में हलचल हुई। अगले ही पल आंखें खुल गई। महिला अफसर चीख पड़ी। डिटेक्टिव पीछे हट गया। याओ तुरंत बोला, किसी को मत छूना, इसमें जहर अभी भी सक्रिय है। सभी पीछे हट गए। याओ ने गंभीर आवाज में कहा, ये असुर विष का असर है। दोनों ऑफिसर हैरान हो गए। याओ अपनी बात जारी रखता है, ये जहर तंत्रिका तंत्र को जकड़ता है, पहले भ्रम फिर दौरे और जब तक समझ आए मौत। वो गहरी सांस लेता है, मुझे अपराध स्थल देखना होगा। डिटेक्टिव ने सिर हिलाया, चलो कट टू अपार्टमेंट बिल्डिंग। याओ जैसे ही भीतर दाखिल हुआ उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। वो कांप उठा। क्या ऐसी चालू छोड़ा था? उसने पूछा। अफसर बोला, नहीं सर, जब हम आए थे तब भी यही हाल था। अंदर और भी ठंड है, भीतर तापमान लगभग जमाव बिंदु पर था। याओ बुदबुदाया, कुछ तो गड़बड़ है, शायद जहर खाने में था। वो रसोई में गया, पानी की जांच की, कुछ नहीं। फिर उसने आंखें बंद की। स्वर्गीय दृष्टि सक्रिय, नीली रोशनी उसकी आंखों में उभर आई। वो हर कोने को देखता गया। ऊर्जा की धाराओं का प्रवाह हर दिशा में घूमता हुआ, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। अजीब है, वो बुदबुदाया। याओ बालकनी से झांका। नीचे जमीन की ऊर्जा अजीब तरह से बह रही थी। ये इमारत, इसके नीचे कुछ है। वो बोला, एक्सकवेटर बुलाओ, खुदाई करनी होगी। कुछ देर बाद मशीन ने जमीन फाड़ी। लोहे की बाल्टी किसी कठोर चीज से टकराई। धूल हटते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। जमीन के नीचे एक विशाल बुद्ध प्रतिमा का सिर दबा था। महिला अफसर ने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान! याओ पास गया। प्रतिमा के आधार पर कुछ लिखा था। ये इमारत 100 साल से भी नई है।
वो बुदबुदाया और उन्होंने इसे बुद्ध के सिर के ऊपर बनाया। डिटेक्टिव ने पूछा, लेकिन जहर से इसका क्या लेना? याओ शांत स्वर में बोला, चलो देखते हैं। वो प्रतिमा के पास पहुंचा। वहाँ एक पुराना ताबीज चिपका था। डॉक्टर मत छूना, सब चिल्लाए, पर याओ ने ताबीज खींच लिया। तुरंत जमीन कांपी। प्रतिमा के बीचों बीच दरार उभर आई। यहाँ अंदर कुछ है। डिटेक्टिव ने कहा, मैं साथ चलूंगा। याओ ने सिर हिलाया, नहीं, ये जगह खतरनाक है, बाहर रहो। वो दरार में कूद गया, अंधेरे में उतरता गया। अंदर की गुफा, दीवारों से ठंडी हवा निकल रही थी। याओ ने मशाल जलाई और देखा एक छोटा वेदी स्थान जहाँ नीली लौ झिलमिला रही थी। वो तुरंत समझ गया, ये अत्यधिक यिन ऊर्जा का स्थान है, ज्यादा देर रहना जानलेवा होगा। कदम बढ़ाते हुए उसने गलती से किसी चीज पर पैर रखा। वो झुका, नीला फूल, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अजूरा फ्लावर, वही जहर का स्रोत। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? याओ पलटा। धुंधले अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी उभर रहा था। उसकी त्वचा राख जैसी, आंखों में हल्की हरी चमक। तुम कौन हो? याओ ने पूछा। बूढ़ा बोला, गुपियो, एक भूत सेवक। याओ चौंक गया, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? यहाँ तो कोई कुछ दिन में मर जाए। गुपियो मुस्कुराया, 25 साल से हूँ यहाँ। अजूरा ने मेरे शरीर को मार दिया पर आत्मा को बांध लिया। इस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और इसी अंधेरे में रहकर इस असुरा फ्लावर के जहर को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं पिछले करीब 25 सालों से यहाँ हूँ। हीरो हैरान होता है, मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई इतना लंबा, इतने खराब माहौल में कैसे रह सकता है? तभी बुरा खांसता है। हमारा हीरो मदद करने के लिए पास आने की कोशिश करता है, लेकिन बुरा हाथ उठाकर आने से मना कर देता है। वो बताता है, मेरे शरीर में बहुत स्ट्रॉन्ग जहर है, अगर तुम पास आए तो तुम भी इसका शिकार बन जाओगे। बुरा जाकर ऊंची बेंच पर बैठता है और हीरो से पूछता है, इधर तुम क्यों आए हो? हीरो कहता है, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस जगह की ऊपर की बिल्डिंग में 4 फैमिली रहती थी और उनके 12 लोग ही कुछ दिन पहले अपनी जान से हाथ धो बैठे। बुरा को काफी ज्यादा सदमा लगता है। वो कहता है, मैंने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी, बुद्ध के स्टैचू के ऊपर घर मत बनाओ, इससे श्राप लगेगा, भगवान से थोड़ा तो डरो। लेकिन वो लोग मानने से इनकार कर दिए। उनका मानना था कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके पास बहुत सारा लक और पैसा आएगा। वो सिर पकड़ते हुए कहता है, लगता है ये सारी गलती मेरी है, मुझे उन्हें यहाँ घर बनाने ही नहीं देना चाहिए था। फिर वो कहता है, बेटे, तुम देखने में मेरे किसी पुराने दोस्त जैसे लगते हो, क्या तुम अपना नाम और अपनी माँ का नाम बता सकते हो? याओ च्यू, उसने कहा, उम्र 26, मेरी माँ का नाम था जिंगलान। ये सुनते ही बूढ़ा जड़ हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बुदबुदाया, जिंगलान, चुन परिवार की? याओ ने सिर हिलाया। गुपियो हंसते हुए रो पड़ा, आंसू और हंसी एक साथ। तो किस्मत ने सच में मुझे उसका बेटा भेज दिया। तभी अचानक बूढ़े आदमी के मुंह से लाल तरल बहने लगा। हमारा नायक हैरान रह गया और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जी उसे रोकता है, पास नहीं आने देता। घायल होने के बावजूद बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है, मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया जिसकी मुझे तलाश थी। फिर वो हमारे नायक को पत्थर के बिस्तर के नीचे छिपी किसी चीज को निकालने का निर्देश देता है। गुपू गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, कभी राजधानी मत जाना और यी वू शुओंग नामक व्यक्ति से कोई संबंध मत रखो। हमारा नायक बेचैन हो उठता है, बूढ़े आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, जो साफ दिख रहा था कि अपनी आखिरी सांसों पर है। मरने से पहले गुपू मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, लगता है मेरा वक्त खत्म हो गया है। और इसके साथ ही वो अपनी आंखें मूंद लेता है और फिर गुपू की मृत्यु हो जाती है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और हमारा नायक स्तब्ध रह गया। भ्रमित होकर वो सोचता है, ये बूढ़ा आदमी कौन था और वो उसे कैसे जानता था? फिर उसे उसके निर्देश याद आते हैं। वो पत्थर के बिस्तर के नीचे से एक लकड़ी का डिब्बा निकालता है। डिब्बा खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती है। एक नक्शा सामने था। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। बूढ़ा आदमी मेरी माँ को जानता था और मुझे यी वुआंग नाम के व्यक्ति से सावधान रहने को कह रहा था। कट टू अस्पताल। हमारा नायक सफेद कोट पहने एक बेहोश मरीज के पास जाता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर बाइक का नाम चमकता है। कॉल उठाते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। बिना एक पल गवाए वो कमरे से बाहर दौड़ पड़ता है। सड़क पर दृश्य भयावह है। एक गंभीर दुर्घटना हुई है जिसमें 20 से अधिक बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी हुई है। एम्बुलेंस से पहुंचकर हमारा नायक तुरंत बचाव कार्य की तैयारी करता है। हादसे का दृश्य अराजक है। बस पलटी हुई। वो तेजी से बचाव टीमों को संगठित करता है। पलटी हुई बस में प्रवेश करता है ताकि बच्चों को बचा सके। ड्राइवर बुरी हालत में है। आखिरी दम तक ब्रेक लगाने की कोशिश करता रहा। अपनी अंतिम सांस में वो नायक से विनती करता है बच्चों को बचाने की। बस के अंदर का दृश्य दिल तोड़ देने वाला है। कई घायल, कुछ फंसे हुए, कुछ दर्द में रो रहे, बाकी घबराए हुए। हमारा नायक एक बच्चे के पास जाता है
जो जोर जोर से रो रहा है। वो समझ जाता है कि ये बच्चे शायद गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। फिर उसकी नजर एक और बच्चे पर पड़ती है। करीब जाकर देखता है कि बच्चे के शरीर में लोहे की छड़ आर पार हो गई है। बाहर राहत कर्मी स्थिति की गंभीरता पर चर्चा कर रहे हैं। अंदर नायक बच्चे के घाव की जांच करता है। थोड़ी सी भी हरकत जानलेवा हो सकती है। तभी बाई अपनी टीम के साथ पहुंचती है और बच्चे की हालत पूछती है। हमारा नायक बताता है, लोहे की छड़ बच्चे के दिल के बहुत करीब है, शायद जीवित न बचे। बाई पूछती है, तो तुम क्या करोगे? याओ शांत लेकिन निर्णायक होकर कहता है, मैं इसे निकालने वाला हूँ। बाई हैरान हो जाती है, लेकिन याओ उसे भरोसा करने को कहता है। वो मदद के लिए तैयार हो जाती है और ECG मॉनिटर मंगवाती है। मशीन बच्चे की दिल की धड़कन दिखा रही है। नर्स चेतावनी देती है, एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। याओ पूरी एकाग्रता से प्रक्रिया पर ध्यान लगाता है। यदि छड़ ने दिल को नहीं छुआ है तो बच्चे के बचने की संभावना है। वो सुनहरी सुई उठाता है और बताता है, सुई से बच्चे के एक्यूपंक्चर बिंदु बंद करेगा, बाहरी रक्त प्रवाह बनाए रखेगा। बाई हैरान है, ऐसा एक्यूपंक्चर से संभव है? याओ उसकी बात अनसुनी करता है, शांत रहने के लिए कहता है और दृढ़ता से घोषणा करता है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो बच्चे के ऊपर झुकता है और लोहे की छड़ को पकड़ता है। स्थिर हाथों से अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ निकालता है। जैसे ही छड़ बाहर आती है, बाई चिल्लाती है, बच्चे की दिल की धड़कन 90 पर गिर गई। याओ तुरंत रहस्यमय तकनीक का प्रयोग करता है। बच्चे के शरीर पर ऊर्जा तावीज लगाता है। तावीज हवा में तैरते हैं, ऊर्जा की चमक फैलती है। धीरे धीरे बच्चे के सीने का घाव चमकने लगता है। बाई राहत की सांस लेती है। बच्चे की धड़कन और ऑक्सीजन सामान्य हो रही है। अब उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है। कुछ समय बाद वो लोग बाहर आते हैं और बाई गले लगाकर कहती है, तुमने उसकी जान बचाई, तुम डॉक्टर ऑफ द ईयर के हकदार हो। हमारा नायक थककर सांस छोड़ता है, फिर अचानक बेहोश होकर बाई की बाहों में गिर पड़ता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हीरो लेटा हुआ था, लेकिन कोई उसे पंख से डिस्टर्ब कर रहा था। वो जोर से चिल्लाता हुआ उठता है। असल में लिन एक पंख से उसे गुदगुदा रही है और कहती है, आखिरकार जाग गए। वो पूछता है, क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? लिन मजाक में पंख उसकी ओर फेंकती है, तुमने लापरवाही से अपनी जान जोखिम में डाल दी। याओ बचाव करते हुए कहता है, बस थक गया था, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लिन करीब आकर कहती है, कसरत की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो शरारत से उस पर कूदती है। तभी बाई कमरे में प्रवेश करती है, गुस्से से भरी। लिन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा टाइमिंग बहुत खराब है, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगी? कमरा अजीब खामोशी से भर जाता है। दोनों औरतें एक दूसरे को घूर रही है। हमारा नायक बीच में फंसा है। माहौल हल्का करने के लिए वो पूछता है, कुछ खाने को है क्या? लिन झल्लाकर कहती है, विषय मत बदलो। बाई हाथ बांधकर गुस्से में खड़ी रहती है। वो कहती है, जो भी मैं लाऊंगा वही चलेगा। बाई फिर पूछती है, क्या तुम्हें पता है जिस बच्चे को तुमने बचाया वो कौन था? बच्चा उपमेर का बेटा था, जो बेहोश रहते भी उससे मिलने आया था। याओ पूछता है, बच्चा अब कैसा है? मुस्कुराकर बाई कहती है, अब खतरे से बाहर है। वो बताती है, बचाव कार्य का प्रसारण लाइव हुआ था, इसलिए याओ को साल का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर पुरस्कार मिलेगा। अंत में वो कहती है, याओ को चीनी सर्जरी विभाग का प्रमुख पद भी दे दिया गया। यीचू खुशी से बाई के पास गया और उत्सुकता से पूछने लगा, क्या ये सच है? बाई मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, अब तुम अपनी खुद की सर्जरी टीम का नेतृत्व कर सकते हो। हमारा नायक उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है। बाई हल्की शर्माते हुए कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यीचू ने कहा कि वो अपनी माँ और लिन को फोन करेगा ताकि सब मिलकर जश्न मना सके। ये सुनते ही बाई के चेहरे पर हल्की जलन दिखी। वो कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते पलटकर बोली, अस्पताल में मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दृश्य में अस्पताल। हार्ट मॉनिटर पर सामान्य रक्तचाप और दिल की धड़कन दिखाई दे रही है। हमारा नायक मुस्कुराते हुए घोषणा करता है, सर्जरी सफल रही। वो राहत की सांस लेता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस भरता है। सर्जिकल उपकरण ट्रे पर रखे जाते हैं। सहकर्मी उसकी मेहनत और लंबे ऑपरेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। लंबे दिन के बाद हमारा नायक आखिरकार घर लौटता है। रास्ते में मोबाइल बजता है, पुराने सहपाठी का कॉल। सहपाठी उसे शुक्रवार रात होने वाले रियूनियन के लिए आमंत्रित करता है। यीचू मुस्कुराकर कहता है, जरूर, मैं आऊंगा। घर पहुंचते ही उसकी माँ मुस्कुराकर स्वागत करती है। हाथ धो लो, खाना तैयार है। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हैं, जो माँ ने विशेष रूप से उसके लिए बनाए हैं। माँ पूछती है कि क्या वो अस्पताल में बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो पहले से दुबला दिख रहा है। यीचू मजाक में कहता है, वजन इसलिए घटाया क्योंकि माँ का खाना लंबे समय से नहीं मिला। माँ हंसते हुए कहती है, धीरे धीरे खा, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। फिर यीचू माँ से पूछता है, क्या आप किसी गुइचो नाम के व्यक्ति को जानती हैं?
नाम सुनते ही माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, कटोरा लगभग गिर गया। वो हकलाते हुए बोली, नन्ही, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती। यीचू उसकी प्रतिक्रिया देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन माँ खुद पूछ बैठी, ये व्यक्ति कौन है? तुम उससे मिले क्या? यीचू उदास चेहरे से बोला, वो अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर माँ के हाथ से कटोरा गिर गया और टूट गया। वो सन्न रह गई और धीरे धीरे रोने लगी। यीचू उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। माँ रोते हुए बताती है, वो मेरा भाई और तुम्हारा मामा था, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। स्मृति दृश्य में दिखता है, मामा अपनी जान देकर माँ और छोटे बच्चे यीचू को बचा रहे हैं। यीचू माँ को गले लगाकर कहता है, मामा को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। फिर जोड़ता है, गुइचो ने कहा था कि आप जिंग मत जाना और ये वुआंग नाम के व्यक्ति से दूर रहना। यीचू पूछता है, ये वुआंग कौन है? माँ गंभीर और उदास चेहरे से कहती है, यीशुंग तुम्हारे पिता है। यीचू स्तब्ध रह गया। वो माँ से और पूछता है। माँ गहरी सांस लेती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये बोझ उठाना पड़े, लेकिन अब सच बताना जरूरी है। वो बताती है, उसका पिता जिंग सिटी के सबसे शक्तिशाली परिवार से था। भविष्यवाणी हुई थी कि यीचू के जन्म से दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। यीचू हैरान होकर पूछता है, क्या लोग वाकई ऐसी बातों पर विश्वास करते थे? माँ कहती है, भविष्यवाणी जिंग के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली ज्योतिषी ने की थी। फ्लैशबैक में दिखता है, यीचू का पिता अपनी पत्नी और नवजात बेटे की रक्षा कर रहा है। वो सभी शक्तिशाली परिवारों से लड़ रहा है और कह रहा है, अगर मेरे बेटे तक पहुंचना है तो पहले मुझे पार करना होगा। यीचू दृढ़ता से कहता है, चाहे पिता जैसे भी हो, मैं उन्हें खोजूंगा जवाब पाने के लिए। माँ उसे रोकती है, अगर तुम अपनी पहचान प्रकट करोगे तो मामा का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। वो घबरा जाती है और विनती करती है कि पिता की खोज में न जाए। यीचू उसे शांत करता है, मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। माँ चेतावनी देती है, जिंग उतना सरल स्थान नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो बताती है कि पिता के 2 भाई भी इसमें शामिल थे। पहला यी वू किया, देश का सबसे अमीर आदमी, परिवार के व्यापार का मुखिया। दूसरा यी, मार्शल आर्ट्स का उस्ताद, देश के नेता का अंगरक्षक। अंत में यी जांग, पूरे परिवार का मुखिया और हुआगू के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। माँ कहती है कि वो नहीं चाहती बेटा बदला ले, बल्कि पिता को खोजे ताकि परिवार फिर एक साथ हो सके। तुम अब एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुके हो, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे। यीचू माँ की बात मानता है, मैं ये सब पिता और हमारे भविष्य के लिए करूँगा। वो माँ को कसकर गले लगाता है और दिलासा देता है, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता है, एक दिन मैं जरूर जिंग जाऊंगा। फिर दृश्य बदलता है, जुंगा मेडिकल अवार्ड समारोह, भव्य इमारत, कई अतिथि बातचीत कर रहे हैं। मंच पर मेजबान उपमेयर को बुलाता है, देश के शीर्ष 10 डॉक्टरों को पुरस्कार देने के लिए। हमारा नायक मंच पर जाता है, पुरस्कार प्राप्त करता है। सहकर्मी और अन्य डॉक्टर उसे बधाई देते हैं। ट्रॉफी हाथ में लिए वो भाषण देता है, एक डॉक्टर को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रोता गर्मजोशी से तालियां बजाते हैं। जब हीरो यानी डॉक्टर याओ मंच से नीचे उतरते हैं, तभी बाई उन्हें आवाज देकर बुलाती है। वो गर्व से उन्हें बधाई देती है और कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि वो गलत नहीं थी। याओ हल्की मुस्कान के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें यादगार फोटो के लिए बुलाता है। याओ उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। कुछ महिलाएं पास ही खड़ी होकर याओ उसकी बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में बात करने लगता है। ये सुनकर बी को गुस्सा आ जाता है और वो पलटकर कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, याओ सबसे समर्पित डॉक्टर है। उन औरतों को बाई की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरानी और शर्म महसूस होती है। तभी याओ पास आता है और बाई से कहता है कि उसे ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बी पूछती है कि क्या उसे उन बातों पर गुस्सा नहीं आया। याओ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं। वो समझाता है कि जब कोई जवान होता है और उसे इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो लोगों का शक करना स्वाभाविक है। बाई तुरंत कहती है कि ये सब उसने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। याओ हंसते हुए कहता है कि उसे बस लोगों को ठीक करते रहना है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बी मुस्कुराकर कहती है कि उसे लग रहा है वो कुछ अलग सा लगने लगा है। याओ मजाक में पूछता है, कहीं तुम मेरे और ज्यादा हैंडसम हो जाने पर तो मोहित नहीं हो गई। वो झेम जाती है और कहती है, तुम तो दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हो। कुछ दिन बाद क्लास रियूनियन का दिन आ जाता है। याओ तय जगह पर पहुंचता है। भीड़ के बीच उसे अपने पुराने सहपाठी नजर आते हैं। अपने दोस्त को देखकर वो मुस्कुराता है। दोस्त हैरानी से कहता है, अरे तू भी आया। फिर याओ की कार देखकर पूछता है कि क्या जियांगजो में डॉक्टर बनकर इतनी अच्छी कमाई हो जाती है। याओ हंसकर कहता है कि कार उसने उधार ली है। फिर वो अपने दोस्त को कार में बैठने के लिए कहता है। दोनों रियूनियन स्थल पर पहुंचते हैं। दोस्त कहता है कि बहुत कुछ बदल गया है जब से याओ का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। याओ शांत भाव से बस कहता है, समझ गया। दोनों साथ में हॉल में प्रवेश करते हैं। अंदर कई पुराने सहपाठी उत्साह से बातें कर रहे होते हैं।
याओ का दोस्त सबको नमस्कार करता है, लेकिन सूट पहने एक आदमी उन्हें घूरता है, मानो उसे उनकी मौजूदगी पसंद नहीं आई हो। याओ बिना परवाह किए कहता है कि चलो कोई जगह ढूंढ कर बैठते हैं। दोस्त पूछता है कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है। मुख्य टेबल पर लिखा होता है आधिकारिक डॉक्टरों के लिए, दूसरी टेबल पर लिखा होता है प्रोबेशन पर डॉक्टरों के लिए, और सबसे पीछे की टेबल पर लिखा होता है मेडिकल इंटर्न्स। याओ सोच में पड़ जाता है कि क्लास रियूनियन में भी लोगों को दर्जे के हिसाब से क्यों बांटा गया है। तभी एक बहुत खूबसूरत औरत उन्हें आवाज देती है, याओ इधर आओ, मेरे साथ बैठो। वो औरत है सूजी, जो यूनिवर्सिटी के सर्जरी विभाग की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। याओ का दोस्त बेहद खुश हो जाता है कि कॉलेज की सुंदरी ने उसे बुलाया है। याओ मुस्कुराकर चिढ़ाता है, अब बस कर भाई, ज्यादा दीवाना मत बन। टेबल पर बैठते ही सूजी पूछती है, डॉक्टर याओ, क्या तुम अभी गंगो हॉस्पिटल में इंटर हो? याओ सवाल पलटते हुए कहता है, मुझे याद है तुम सेंट्रल हॉस्पिटल गई थी, है ना? सूजी हल्की सांस लेकर कहती है, हाँ शुरू में थी, पर वहाँ का रूटीन बहुत थकाने वाला था, इसलिए छोड़ दिया। याओ का दोस्त तुरंत तारीफ करता है, इतनी खूबसूरत औरत को खुद को थकाने की क्या जरूरत। सूजी गंभीर नजर से देखती है और कहती है, मनोरंजन जगत भी इतना आसान नहीं है। वो अभी मॉडलिंग में है और टेलीविजन में जाने की कोशिश कर रहा है। याओ शांति से कहता है, पेशा कोई भी हो, बस इतना जरूरी है कि किसी का एहसान मत रहो। उसी वक्त कोई पीछे से याओ के कंधे पर हाथ रखता है। सूट पहने एक आदमी मुस्कुराकर पूछता है, याद है मुझे? याओ को तुरंत याद आता है, कॉलेज का वही क्लास प्रतिनिधि जो उसकी गरीबी से नफरत करता था। वो आदमी गिलास उठाकर कहता है, अच्छा लगता है कि सब लोग मुझे अब भी याद रखते हैं। सभी लोग टोस्ट करते हैं और प्रतिनिधि को धन्यवाद कहते हैं। याओ का दोस्त धीमे से फुसफुसाता है, अरे ये सबका बिल क्यों भर रहा है? क्लास प्रतिनिधि ये सुन लेता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखता है। दोस्त झेम जाता है और कहता है कि वो उसके बारे में बुरा नहीं कह रहा था। बाकी लोग पूछने लगते हैं कि इन दोनों को पार्टी में किसने बुलाया। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और अंदर कोई प्रवेश करता है, क्लास प्रतिनिधि को पुकारती हुई। सबकी नजरें उस ओर मुड़ती है। वो याओ की पूर्व प्रेमिका होती है, जो अब बेहद परिष्कृत और आकर्षक लग रही होती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये क्या? याओ की एक्स अब क्लास प्रतिनिधि के साथ है। ये था सीजन 1 का अंत। मुझे पता है आप सब थोड़े उदास हैं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कभी सीजन 2 आया तो कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। इतने लंबे समय तक इस कहानी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द मैं एक नई कहानी शुरू करने वाला हूँ और वो इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी। उम्मीद है आप सब उस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं।